ठीक है, मुझे एंड में बताना कि आई लेट यू नो अबाउट द टेस्ट सीरीज। पास्ट पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट होती है उसको दो। आईसीए एक क्विक रेफरेंसर देता है, आप लोग के पास है या आप लोग को उसके बारे में आइडिया है? Yes, they are the best summary notes। मतलब आपको कोई क्लासेस से भी इतने बढ़िया समरी नोट्स नहीं मिल सकते। सारे समरी नोट्स का प्रिंट आउट निकालो, सारे समरी नोट्स का। अगर नहीं है या तो बुक्स अवेलेबल है तो बुक्स खरीदो। सारे समरी नोट्स आपके पास होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, बिकॉज दे आर रियली रियली गुड और आपको वो क्विक रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। समरी नोट्स के प्रिंट्स निकालो, आपके खुद के नोट्स बन रहे वो उस समरी नोट्स के पीछे लिख दो। आपके कुछ नोट्स है जो समरी नोट्स में नहीं है, जो आईसीआई ने बनाया उसमें नहीं है, तो वो आप लिखते जाओ। बट मेक श्योर आप सारे क्विक रेफरेंसेस के प्रिंट आउट या बुक ले लो और उसको अपने साथ हैंडी रखो। और वेट नहीं करना है कि लास्ट में लेंगे, अभी से ही ले लो। तो मेक श्योर मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है, सारे सम सॉल्व करने हैं उसमें से, क्लासेस सब नोट्स। ट्रस्ट मी, मॉड्यूल से उठा के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आते हैं पास्ट पेपर्स में। व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग पास्ट पेपर यू विल रियलाइज कि मॉड्यूल्स में से कितना कुछ आता है। एंड आरटीपीज में भी, आरटीपी सिर्फ करंट ईयर का नहीं करना है, एफआर में तो जितने आरटीपी सॉल्व कर सकते हो उतने करो, बिकॉज जैसे एफआर में हर क्वेश्चन नया होता है, सो आरटीपीज आपको हेल्प करेगी नए नए क्वेश्चंस डिस्कवर करने में। तो ये एफआर के लिए था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से पढ़ो, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम याद होना चाहिए, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सा इंड एएस किसके बिलोंग करता है वो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद हो रहा है, चार्ट बना के रख दो, रोज सुबह वो चार्ट को देखा करो और बोला करो कि ये एएस है, ये इंड एएस है, जो भी है रोज रिवाइज करना है आपको। प्रॉपर सबके नाम विद देयर रेफरेंस स्टैंडर्ड याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रखो, ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी पढ़ लिया, अरे आ जाएगा, अरे इसको बाय हार्ट कर लो, अरे इसको छोड़ दो। नहीं, कोई भी सम में अटक रहे हो, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट जा रहा है, क्लासेस में सर को पूछो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, हम लोग को पूछ सकते हो, बट कॉन्सेप्ट अभी से ही क्लियर रखो। एंड में टाइम नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर ताकि ये कोई भी टाइप का सम आए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको सम को सॉल्व कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। कुछ भी नहीं समझ रहा है, बिंदास अपने क्लासेस के सर को पूछो, फ्रेंड्स को पूछो। फ्रेंड से सिर्फ इसके रिलेटेड ही बात करनी है, बाकी सब चीजें भूल जाओ। फ्रेंड का फोन आया तो सीधा उसको बोलना है कि भाई इसका डाउट है, मेरे को ये सॉल्व करके बता। अगर बता दिया तो सच्चा फ्रेंड है, वरना छोड़ देना दोस्ती उससे। तो मेक श्योर आप अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रख रहे हो। नेक्स्ट विल गो इनटू एसएफएम। एसएफएम में जो थियोरी आती है, स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी, जो मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे, सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप फाइनेंस, इन चैप्टर्स से मैक्सिमम थियोरी आती है एसएफएम में। अगेन आई विल से रीड योर मॉड्यूल। आपको वो भारी लगता रहेगा, बड़ा लगता रहेगा, कैसा लगता रहेगा, क्या है, लेकिन अभी टाइम है। एंड में आप समरी नोट्स बना सकते हो, छोटे आंसर है उसको अंडरलाइन कर सकते हो, और एंड में जब सेकेंड या थर्ड रिवीजन पे जाओ तब समरी नोट्स पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मॉड्यूल से पढ़ो, बिकॉज दैट लैंग्वेज इन द मॉड्यूल, दैट टेक्निकल लैंग्वेज विल हेल्प यू टू स्कोर मोर। आप अपनी भाषा में लिखोगे, जैसा दिया है लिखोगे, मार्क्स मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। तो मॉड्यूल की लैंग्वेज में लिखोगे जैसे मॉड्यूल में दिया है, इट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर। जस्ट रिमेंबर, सीए एग्जाम में ओन लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं मैम ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? नहीं, आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, आपसे प्रोफेशनल लेवल के आंसर्स एक्सपेक्टेड है। मैंने ये किया, ऑडिटर ने ऑडिट किया, ऐसी लैंग्वेज नहीं चलेगी। इट हैज टू बी प्रोफेशनल लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, मैक्सिमम जितना हो सके। दैट्स द वे ओनली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो मेक श्योर कि आप थियोरी मॉड्यूल से पढ़ो, स्पेशली ये 4 चैप्टर्स की। बाकी की आप शायद रेफरेंस नोट्स ले सकते हो, बट ये 4 चैप्टर की थ्योरी मेक श्योर कि आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो। एसएफएम में जो प्रैक्टिस मैनुअल है ओल्ड कोर्स की, उसके रिलेवेंट चैप्टर सॉल्व करने हैं आप लोग को।
इफ आप नवंबर 19 का पेपर देखोगे यू विल कम अक्रॉस द फैक्ट कि मैक्सिमम आंसर्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल से आए। नहीं है अरेंज करो किसी से भी, लेकिन मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस मैनुअल जो ओल्ड कोर्स की वो पूरी सॉल्व करो, जो भी रिलेवेंट चैप्टर्स है उसके रिलेटेड। नेक्स्ट आरटीपीस, 3 इयर्स आरटीपीस, ये तो सब में कॉमन है एक्सेप्ट एफआर। एफआर में तो आपको जितनी आरटीपीस हो सके उतनी सॉल्व करनी है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मिनिमम 3 इयर्स पास्ट आरटीपी सॉल्व करनी है। उससे ज्यादा कर पाओ तो वेरी गुड, लेकिन मिनिमम 3 आरटीपी सॉल्व करनी है। मॉड्यूल्स में जो सम है वो सॉल्व करने ही है। और अगेन मेक अ नोट ऑफ योर क्विक रेफरेंस का प्रिंट आउट निकालो, वो हैंडी में रखो। पढ़ रहे हो क्विक रेफरेंसेस में ऑलरेडी स्मॉल नोट्स है तो ठीक है, अगर समरी नोट्स नहीं है तो साइड में उसके लिखते जाओ जो आपको एक्स्ट्रा समरी नोट्स बनाना है। तो एसएफएम में क्या करना है, थियोरी जो है ये 4 सब्जेक्ट्स की मॉड्यूल से पढ़ना है, पास्ट प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करनी है, आरटीपी सॉल्व करनी है, और जो मॉड्यूल में सम्स दिए हैं वो करना है। सी आई नॉट, मैं मेजॉरिटी सब्जेक्ट में आपको रेफरेंस बुक नहीं बोलूंगी। आप कर रहे हो, आप जस्ट फिगर आउट करो कि आपको क्या कौन से सब्जेक्ट में रेफरेंस बुक यूज करनी है, क्योंकि सम्स और ये सब चीजें मेजॉरिटी टाइम आपके जो आईसीआई मटेरियल है उसमें से ही आएगा। सो मेक श्योर कि फर्स्ट आपका वो कंप्लीट हो जाए। कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ रहे, कुछ नहीं हो रहा है तो यू कैन गो फॉर योर रेफरेंस बुक, बट मेक श्योर कि सबसे पहले आपके जो मॉड्यूल्स में सम्स दिए, मॉड्यूल्स में जो पार्ट दिया है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द सब्जेक्ट लॉ। थियोरी आ गई, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो फिर भी निकल जाते सबके, क्योंकि सम्स है, स्टेप्स है, सब सेम होता है। आप कोई भी बुक उठा लो, कहीं पे भी कैसे भी लिख दो, स्टेप्स वही है, वैसे ही करने और आपको आंसर आएगा। थियोरी सब्जेक्ट्स में सब बच्चे मार खा जाते हैं, स्पेशली लॉ, ऑडिट, ऐसे सब सब्जेक्ट्स में बच्चे को कम मार्क्स आते हैं, ओवरऑल टोटल रह जाता है। तो लॉ के लिए आई वुड सजेस्ट मुंशी भंडारी की इज द बेस्ट बुक, यू डोंट नीड एनी अदर बुक। मुंशी भंडारी की जो 1000 पेज की बुक आती है उसमें इतने एग्जाम्पल्स है, इतने क्वेश्चंस है कि ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर अप हो जाता है। तो रीड मुनीश भंडारी। एमसीक्यूज जो आईसीआई ने दिए हैं वो पढ़ो, मॉड्यूल्स में जो ग्रे एरिया में होता है वो रीड करो, क्योंकि वो ग्रे एरिया से बहुत बार एमसीक्यूज आते हैं। अगेन आरटीपीस जो 3 इयर्स की उसको सॉल्व करो। वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक समरी नोट्स फॉर लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्विक रेफरेंस कैप्सूल्स लो, उसमें से अगर नोट्स इनफ है तो देखो और खुद की समरी नोट्स भी बनाओ, क्योंकि पूरा लॉ वो एग्जाम के लास्ट टाइम पे रिवाइज करना इज नॉट पॉसिबल। अभी से ही आपको समरी नोट्स बनाना शुरू करना है। जैसे जैसे पढ़ते हो सेक्शंस पढ़ो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ लेते, बाय हार्ट कर लेते, एग्जाम में ऐसे ही छाप, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके पास इतना टाइम है कि आपके कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे मिस हो रहे हैं तो उसको क्लियर करो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडीज और ये सब चीजें आती है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ भी लिख के आ जाते हैं। तो मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो लॉ का हो गया कि मुनीश भंडारी को पढ़ना है अपने को, मॉक टेस्ट पेपर्स करना है, आरटीपीस करनी है, एंड कैप्सूल्स का प्रिंट निकालना है, और उसमें अगर और समरी नोट्स ऐड करने तो यू कैन ऐड ऑन। नेक्स्ट कम्स ऑडिट। ऑडिट की जो मॉड्यूल है, अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉड्यूल। डायरेक्ट क्वेश्चंस मॉड्यूल्स में से आते हैं, जो आपके वो पॉइंटर्स है ना, आपने बहुत सारे डायरेक्ट ऐसे पॉइंटर्स में आंसर्स दिए होते हैं, वैसे क्वेश्चंस मॉड्यूल से आते हैं। आप नवंबर 19 का पेपर देखोगे ऑडिट का, तो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि आपको वो कोई भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ मॉड्यूल में मिलेगा। जो मॉड्यूल में पॉइंट्स में पॉइंटर्स बना के आंसर दिए थे वो वहीं पे थे। आपको वो ऐसे क्वेश्चंस थे कि कोई ऑथर ने कोई रेफरेंस बुक में नहीं लिखा होगा। सो मेक श्योर मॉड्यूल आपने पढ़ा हो, स्पेशली जो आंसर्स बुलेट पॉइंट्स में दिए हैं उसको रीड करना है, उसकी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है। स्पेशल ऑडिट में बहुत लोग अपनी लैंग्वेज लिख के आ जाते हैं, नहीं लिखनी है अपनी लैंग्वेज। हाँ, अगर एग्जाम में याद नहीं आ रही है तो ठीक है, अपनी लैंग्वेज लिख दी, बट अगेन एज आई एम सेइंग यू आर अ प्रोफेशनल,
कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपको पता है कॉमर्स का हर दूसरा बच्चा सीए करता है, लेकिन हर दूसरा बच्चा सीए बनता नहीं है। तो कौन सीए बनता है? जो अपनी लैंग्वेज जैसे वो लिख रहा है पे ध्यान देता है, अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देता है। तो मेक श्योर स्टार्टिंग से ही आपको टेक्निकल लैंग्वेज यूज करने की या लिखने की आदत पड़ जाए। सारे मॉड्यूल्स में जो एमसीक्यूज है वो रीड करना है। जो ग्रे एरियाज में लिखे होते हैं एग्जांपल्स, मॉड्यूल्स आप खोलोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ग्रे में बना के बॉक्स में एग्जांपल्स लिखे रहेंगे, वो भी रीड करना है, क्योंकि उसमें से बहुत बार एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एंड अगेन पास्ट 3 इयर्स के आरटीपीज आपको कंप्लीट करने हैं। तो अपना ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, लॉ, ऑडिट, एसएफएम, एफआर। नेक्स्ट विल मूव टू कॉस्टिंग। कॉस्टिंग अभी ज्यादातर थियोरी आने लगी है कॉस्टिंग में। इफ यू सी द पास्ट पेपर्स, इट्स लाइक 50 मार्क्स थियोरी, 40 मार्क्स थियोरी। तो कॉस्टिंग की थियोरी को अवॉइड नहीं करना है, स्टार्टिंग से ही थियोरी पढ़नी है, स्टार्टिंग से ही थियोरी पढ़नी है। अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि बहुत बच्चे कॉस्टिंग में करते हैं कि सम्स वम्स तो सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, थियोरी एंड के लिए लगते हैं, और फिर वो जो मिनी नोट्स होते हैं उसमें से थियोरी पढ़ लेते हैं। डोंट डू दिस। कॉस्टिंग में थियोरी अब मेजर पोर्शन आने लगा है, अराउंड 40 to 50 मार्क्स की थियोरी आने लगी है। अगेन रिफर मॉड्यूल, थियोरी के लिए मॉड्यूल रिफर करो और अपने नोट्स बनाओ या क्लासेस के नोट्स देखो, मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ऐड टू इट, बट रीड मॉड्यूल फॉर थियोरी एंड सॉल्व ऑल द सम्स इन द मॉड्यूल। इतना किया ना तो बहुत है, मॉड्यूल के सारे सारे सम सॉल्व करना है। अगर टाइम मिल रहा है इसके बाद भी, मई के लिए मुझे आइडिया नहीं उनको टाइम मिलेगा कि नहीं, नवंबर वाले, अगर टाइम मिल रहा है इसके बाद भी, तो ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल जो रिलेटेड चैप्टर्स है उसकी सॉल्व करनी है, आरटीपी सॉल्व करना है, पास्ट पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि अगेन कॉस्टिंग में भी नए नए तरह के सम्स आते हैं। तो पास्ट पेपर्स और आरटीपी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट, कि अगर कोई सम चेंज हो रहा है तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मॉड्यूल के सारे सम सॉल्व करने और मॉड्यूल की सारी थ्योरी पढ़नी है और उसके नोट्स बनाने। नेक्स्ट इज इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आप लोग ने जो भी सब्जेक्ट लिया है उसकी मॉड्यूल कम से कम आपको 4-5 बार रीड करके हो जानी चाहिए। ये ट्रिक याद रखना, ये अभी से यूज करना शुरू करो। एक इंडेक्स बनाना शुरू करो कीवर्ड्स का, ये वर्ड ये पेज पे देखा था, ये क्वेश्चन ये पेज पे देखा था। एक कंप्यूटर में बनाना है कंप्यूटर में बनाओ, बुक में बनाना है बुक में बनाओ, पेज लो उस पे, प्रॉपर रफ फॉर्मेट में नहीं, ऐसा इंडेक्स कि आपको एग्जाम के टाइम काम आए। लिखो वर्ड, क्वेश्चन, पेज नंबर दिस, चैप्टर दिस। ये इंडेक्स आपको 700, 800, 1000 वर्ड्स का बनेगा या 1000 क्वेश्चन का बनेगा, चलेगा। अभी टाइम इन्वेस्ट करो ताकि एग्जाम में ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े। जैसे ही वो वर्ड दिखे, जैसे ही वो क्वेश्चन दिखे, आपके सामने वो पेज नंबर होगा और आप फटाक से वो पेज पे जा सकते हो। अभी से इंडेक्सेस बनाना शुरू करोगे, कौन सा चीज क्या पेज पे है, कौन सा वर्ड, जो भी की वर्ड्स लग रहे हैं आपको, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, उसके सामने पेज नंबर का रेफरेंस दे दो और ये इंडेक्स बनाना शुरू करो। ये इंडेक्स शायद आपका 700 वर्ड्स का होगा, 800 वर्ड का होगा, 1000 वर्ड का होगा, इट इज ओके। एग्जाम में यही चीज आपका टाइम बचाएगा। फिर इसके अलावा जो आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स है, मॉक टेस्ट है, ये सब भी देखो, रीड करो। और ये सारा मटेरियल आपका रेडी होना चाहिए विद इंडेक्सेस, और ये सारा मटेरियल आप एग्जाम में लेकर जा सकते हो। और आपके पास इंडेक्स रहेगा तो आपको, और आपने 4-5 बार पढ़ा रहेगा तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, रिकलेक्ट हो जाएगा। फटाक से इंडेक्स नंबर देख के आप वो पेज पे पहुंच के आंसर लिख सकते हो। तो अभी से, अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी से इंडेक्स बनाना शुरू कर दो। जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपको लग रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का पेज नंबर और नाम लिख के इंडेक्स बनाना शुरू कर दो। नेक्स्ट कम्स डायरेक्ट टैक्स। अगेन मॉड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट,
मॉड्यूल पढ़ो, आपकी जो रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो, क्लासेस के नोट्स या कोई भी हो सकता है, वो रीड करो। मॉड्यूल का कोई पोर्शन अगर रेफरेंस बुक में नहीं है तो रेफरेंस बुक में उसको नोट डाउन करो, क्योंकि एग्जाम में लास्ट 2 महीने में मॉड्यूल थोड़ी हैवी हो जाएगी। डायरेक्ट टेक्स्ट इज वेरी वास्ट, मॉड्यूल पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, तो फर्स्ट रीडिंग में मॉड्यूल रीड करो, रेफरेंस बुक देखो, और जो जो मॉड्यूल में है और आपको लग रहा है रेफरेंस बुक में नहीं है और वो इम्पोर्टेंट है, तो रेफरेंस बुक में नोट डाउन कर लो। एंड देन बाकी के रिवीजन के लिए यूज योर रेफरेंस बुक, विच एवर रेफरेंस बुक यू आर यूजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मेक समरी नोट सेक्शन का, अगेन सेक्शन का एक समरी नोट बना दो, इंपॉर्टेंट सेक्शंस का, इंपॉर्टेंट सब क्लॉज का, चाहिए तो रूम में दीवार पे लगा लो, कुछ नहीं होगा, और रोज उसको रीड करो, बिकॉज सेक्शन क्लॉजेस केस लॉज ये सारे अगर आपको प्रॉपर आएंगे, योर पेपर विल स्टैंड आउट। नॉर्मल आंसर विथ रेफरेंस टू दैट सेक्शन इन दिस सेक्शन, ऐसे तो सब लिखते हैं, लेकिन जब आप सेक्शन नंबर लिखोगे एक इंप्रेशन पड़ता है, एंड इट विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट, इट विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर। और अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप सेक्शन नंबर्स और ये सब अच्छे से याद कर सको, तो डोंट कीप इट टिल द एंड। अभी से एक चार्ट बना लो, जैसे जैसे पढ़ते हो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बोले गए जो बार बार आते हैं, या जो भी उसका एक चार्ट बना लो, या उसको कहीं लिख लो और उसको रोज रीड करो। मेमोराइज इंपॉर्टेंट केस लॉस एंड सेक्शंस। मैं सारे केस लॉस मेमोराइज करने नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई नो इट इज डिफिकल्ट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट केस लॉस है, जो नए हैं, आपको क्लासेस में बताया जाएगा या बताया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नया आया है, तो जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है उसकी लिस्ट बना लो और रोज उसको रीड करो कि ये केस लॉ है, ये वर्सेस ये था, ये वर्सेस ये था, एंड रीड इट डेली। डेली 1 घंटा सारे सेक्शंस, केस लॉज, एएस, ऐसे नंबर्स, उनको याद करने में, उनको रिवाइज करने में डालो। पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा तो जब आप बुक पढ़ने लगो पढ़ते हो या जब वो चैप्टर पढ़ रहे हो तब पढ़ो, लेकिन सिर्फ सेक्शन नंबर, एसेस, एएस, उनका नाम लिख लो और वो डेली 1 आवर उसमें इन्वेस्ट करना है पढ़ने के लिए। इट शुड बी वेरी क्लियर कि कौन सा ऐसे क्या है, कौन सा एएस है या कौन सा इंडिया है, कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन में क्या लिखा है। एंड अगेन पास्ट आरटीपीज जो भी आपके लिए रिलेवेंट है उसको सॉल्व करो और उसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ऑल मॉड्यूल्स, तीनों मॉड्यूल्स, इनडायरेक्ट टैक्स की बेस्ट मॉड्यूल्स है। अगर मुझे आप पूछोगे कि ये 8 सब्जेक्ट में से सबसे बेस्ट मॉड्यूल्स कौन है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इससे बेटर मॉड्यूल आपको या इससे बेटर नोट्स आपको मिलेंगे नहीं। फर्स्ट बेयर एक्ट दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में एनालिसिस दिया हुआ और थर्ड पार्ट में समरी दिया। तो आप एक मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपका पूरा एक्ट कवर हो जाएगा, आप उसका मीनिंग भी समझ जाओगे और ऑटोमेटिकली समरी नोट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। मेक श्योर यू रीड ऑल द मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो इस सिर्फ ये सब्जेक्ट के लिए मैं ये बोलूंगी, इनडायरेक्ट टैक्स में जो मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस दिए हैं दे आर नॉट सफिशिएंट, बिकॉज यू नो दैट इनडायरेक्ट टैक्स नया है, 3 इयर्स हुआ है, तो क्वेश्चंस मॉड्यूल में सफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चंस के लिए जो भी आप रेफरेंस बुक, क्लासेस के नोट्स या कोई भी एक रेफरेंस बुक रखो, 1000 चीजें लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मॉड्यूल कर रहे हो तो 1000 चीजें करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल और कोई रेफरेंस बुक जिसमें सम्स अच्छे हैं, तो एक रेफरेंस बुक लो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एमसीक्यूज के लिए अगेन आईसीआई इज द बेस्ट, उसके जो नोट्स है वो सारे रेफर करो। मॉक टेस्ट के लिए अपियर करो, और मेन पार्ट डोंट स्किप द इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स का, बिकॉज बहुत लोग बच्चे फर्स्ट चैप्टर को लाइटली ले लेते हैं, या रेफरेंस बुक में भी फर्स्ट चैप्टर के बारे में ज्यादा लिखा नहीं होता है, लेकिन अगेन आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में से 2-4 एमसीक्यूज आ गए थे। तो मेक श्योर यू डोंट टेक द फर्स्ट चैप्टर लाइटली, बिकॉज उसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो इज इट क्लियर एवरीवन? सोए नहीं हो ना आप लोग? ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको देखा होगा कि कितना पढ़ना है, तो नवंबर वालों को भी लग रहा होगा कि बहुत कम टाइम है, और अगर नहीं लग रहा है तो लगना शुरू होना चाहिए कि भाई अपने पास इतना टाइम नहीं है। जरा एक बार कबोर्ड खोल के मॉड्यूल्स की साइज देखना,
मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट आई जस्ट यूज क्लासेस नोट्स एंड आई नो व्हाट इट वाज नॉट सफिशिएंट। फिर मॉड्यूल से क्या और आराम से हो गया। पहले से ही मॉड्यूल्स हम लोग एक प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करनी है। तो एक बार वो कवर हो गया ना, मेजॉरिटी क्वेश्चंस उस टाइप के ही आते हैं। बिकॉज आईसीआई नोट्स बना रहा है तो वो ये भी तो चाहेगा ना कि बच्चे उसमें से पढ़े और वही क्वेश्चंस को पूछेगा। सो डोंट अवॉइड योर मॉड्यूल्स और उसमें जो सम्स दिए। नेक्स्ट में अभी हो गया हमारा डिसाइड करके कि क्या क्या पढ़ना है। अब इसको कैसे पढ़ना है, तो पहले हम थियोरी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि थियोरी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है। तो थियोरी सब्जेक्ट्स का, थियोरी का एक चीज है, जब भी आप चीजें पढ़ते हो तो आप नेक्स्ट 30 मिनट्स में आधा भूल जाते हो कि आपने क्या पढ़ा, और एक महीने में तो ऑलमोस्ट पूरा भूल जाते हो कि हमने क्या पढ़ा था। तो ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया फिर 2 महीने बाद इसको देखेंगे, अरे आज हो गया एकदम मस्त, एकदम सब आता है अपने को, अब 2 महीने बाद देखेंगे और फिर डायरेक्टली एग्जाम के टाइम देखेंगे फुल मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन वर्क्स इन सच अ वे कि 30 मिनट्स में यू फॉरगेट 50% ऑफ व्हाट यू हैव रेड, एंड 1 मंथ में तो ऑलमोस्ट पूरा गायब हो जाता है कि क्या पढ़ा था। इसलिए बहुत बार जब आप सेकंड रिवीजन करते हो तो आपको सब नया लगता है। दैट्स बिकॉज योर ब्रेन कैन नॉट रिटेन दैट मच। थियोरी, स्पेशली थियोरी सब्जेक्ट या थियोरी जो आप पढ़ रहे हो, तो जो आपका फर्स्ट रिवीजन होता है वो इमीडिएटली आफ्टर स्टडिंग दैट चैप्टर, जैसे ही वो चैप्टर पढ़ के खत्म हुआ एकदम अच्छे से, उसको बंद करो और देखो कि आप सब कुछ रिकलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। योर फर्स्ट रिवीजन शुड बी इमीडिएटली आफ्टर यू फिनिश रीडिंग दैट चैप्टर। बुक बंद करो, पेपर लो, नोट डाउन करो, लिखो, देखो आप सब रिवाइज या रिकलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। सेकेंड रिवीजन विद इन 24 आवर्स। आज पढ़ा है कोई थ्योरी का चैप्टर, आज तो रिवाइज करना ही है। नेक्स्ट डे उठ के वापस उसमें आधा घंटा 1 घंटा इन्वेस्ट करना है ये देखने के लिए कि आपको सब कुछ याद आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सेकंड टाइम में पूरा एकदम ब्रीफ में पढ़ो या कुछ कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो आप जब 24 आवर्स के बाद वापस रिवाइज या रिकलेक्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आने लग जाएगा। जो मिस हो गया उसको वापस पढ़ो। थर्ड रिवीजन विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक आपका थर्ड रिवीजन वो चैप्टर का वापस हो जाना चाहिए। फोर्थ रिवीजन विद इन 1 मंथ एंड फिफ्थ रिवीजन विद इन 3 मंथ। अगर ऐसे पढ़ोगे तो ही अच्छे से याद रहेगा। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे ही किया है और ऐसे पढ़ने पर ही आई हैव यूज्ड इट ऑन माई सेल्फ और ऐसे ही याद रहता है। आप आज पढ़ोगे उसको 10 दिन बाद खोलोगे ना, कुछ याद नहीं आएगा। डोंट डू दैट मिस्टेक, वरना आज जो पढ़ा है उसकी मेहनत वेस्ट जाएगी। तो मेक श्योर आपका फर्स्ट रिवीजन इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग दैट चैप्टर हो, सेकेंड रिवीजन विद इन 24 आवर्स और थर्ड रिवीजन विद इन 1 वीक। ऐसा करोगे ना तो ऑलमोस्ट 90 to 95% आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है थियोरी। जब भी कोई नया टॉपिक शुरू करो, आज एक चैप्टर किया है, आप 4 दिन के बाद नया चैप्टर शुरू करो, तो नया चैप्टर शुरू करने से पहले पुराने चैप्टर के लिए 15 मिनट दे दो और उसको रिवाइज करो और रिकलेक्ट करो कि कुछ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पुराना ही नहीं हुआ तो नया पढ़ के क्या मतलब। मेक श्योर कि जब भी आप कोई नया चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट में चालू करो, 15 मिनट पुराने चैप्टर का देख लो कि आप रिकलेक्ट, ऐसे नहीं देखो मतलब चैप्टर रीड कर दो, तो बुक को बंद रखो और रिकलेक्ट करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे अटक रहे हो, क्या हो रहा है। तो whenever you start a new topic in any subject, make sure कि आपका प्रीवियस जो आपने पढ़ा है वो रिकलेक्ट करो और देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट जो मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बाय हार्ट करके सीए नहीं बना जा सकता, वरना अभी तक 10-12 तक आप लोग रट्टा मार मार के थियोरी सब्जेक्ट्स क्लियर किए। रट्टा मारना किसको नहीं आता है, सबको आता है, पर बाय हार्ट करके सीए नहीं बना जा सकता। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, कोई भी थियोरी या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो 100 लोगों को पूछो, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही उसको छोड़ो। डोंट बाय हार्ट और डोंट मग अप। वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस। अगेन टाइम है,
ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने बच्चे के पढ़ के नहीं हुआ, 7-8 मंथ से, नवंबर वालों के पास तो और भी ज्यादा टाइम है। अभी से ही राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो। थियोरी पढ़ते हो उसको लिखो भी, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में लिखना पड़ता है। कोई ओरल एग्जाम नहीं आ रहा है, रिटन एग्जाम आ रहा है। तो अभी से लिखने की प्रैक्टिस होगी, टेक्निकल वर्ड्स यूज करने की प्रैक्टिस होगी, तो इट विल बी बेटर। स्पीड भी बढ़ेगी, आपके हाथ को पता होगा कि क्या लिखना है। एग्जाम में सिर्फ दिमाग नहीं यूज होगा, हाथ भी यूज होगा, तो दिमाग और हाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। योर हैंड शुड नो व्हाट इज टू बी रिटन। अगर पहले से ही उसको आदत होगी, पहले से ही प्रैक्टिस होगी, तो एग्जाम के वक्त इजी पड़ेगा। प्लीज डू रिटन प्रैक्टिस। आंसर्स लिखो, इंपॉर्टेंट आंसर्स लिखो, उसको चेक करो बरोबर है कि नहीं। और ओरल प्रैक्टिस भी करो। कोई छोटा भाई बहन है तो उसको पकड़ा दो बुक और बोलो चल मैं बोल रही हूँ सुन। भाई बहन यही काम के लिए होता है ना, उनको पकड़ा दो, और उनका अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है, तो लोगों को बुक्स पकड़ा दो और उनके सामने ओरल रेसिटेशन करो। तो इट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर। जब आपकी आवाज आपके दिमाग तक पहुंचेगी ना, तो आपको बेटर याद रहेगा। राइटिंग प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस वेरी नेसेसरी। सेक्शंस, वेक्शंस, टेक्निकल टर्म्स, ये सब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा। अगेन नोट डाउन इंपॉर्टेंट सेक्शंस, एसेज एंड रीड देम डेली। जो भी एसेज है, एएस है, सेक्शंस है, एथिक्स के सेक्शन है, जो भी है उसका एक नोट रेडी होना चाहिए। या तो समरी नोट्स है, आप उसमें से देख लो, या कुछ भी। और डेली उसमें 1 से आधा घंटा इन्वेस्ट करना है, डेली रिवाइज करना है। एंड में कोई याद नहीं रहता है कि एंड में कर लेंगे या एंड में कर लेंगे, कोई याद नहीं रहता। डेली पढ़ना है। आर्टिकलशिप में के बीच में 15-20 मिनट का टाइम मिल रहा है, खा रहे हो तब टाइम मिल रहा है, जब भी टाइम मिल रहा है दिमाग में सेक्शंस रिकलेक्ट करते रहो, एसेज रिकलेक्ट करते रहो, एएस रिकलेक्ट करते रहो। थोड़े टाइम के लिए लगेगा लोगों को क्या हो गया, पर कोई नहीं, जब रिजल्ट आएगा तो सबको लगेगा कि नहीं नॉर्मल है। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें रिकलेक्ट करते रहो। कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, सर का नहीं समझ है, किसी से भी पूछो नहीं समझ है, यूट्यूब देखो, वेरी गुड वीडियोज आर देयर ऑन यूट्यूब। सिर्फ यूट्यूब इसके लिए देखना है, ऐसा नहीं यूट्यूब पे वीडियो चालू किया और फिर पता नहीं क्या देख रहे हैं हम, कोई दूसरा शो चालू हो गया, कुछ और चालू हो गया, ऐसे खो नहीं जाना है। प्लान करना है कि ये चैप्टर इस लेक्चर को यहाँ पे देखना है, और ये ही नहीं समझा वही देखना है। ऐसे आधा घंटा का लेक्चर है और आप पता नहीं 2 घंटे तक यूट्यूब पे क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉल्व पास्ट पेपर्स, आरटीपीस, मॉक टेस्ट। अपने आप को वो सिचुएशन में डालो। आपका आज ये चैप्टर खत्म हो गया, पास्ट पेपर्स आपके पास है 2-3, तो देखो कि उसका उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आरटीपीस में देखो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो, वो लिखो। टेस्ट सीरीज बाय पीएमईटी, दिस इज अ टेस्ट सीरीज जो आपको आपका ट्रस्ट प्रोवाइड करता है। वो टेस्ट सीरीज में आपको ब्लॉक वाइज टेस्ट प्रोवाइडेड होते हैं। जैसे अगर आपका 3 चैप्टर हुआ है, वो सिर्फ 3 चैप्टर का आपको एग्जाम देना है टू टेस्ट योर एफिशिएंसी। यू कैन गिव ओनली दोस 3 चैप्टर्स का टेस्ट। आपको पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, आप पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो, एंड विल चेक बैक एंड गिव इट टू यू। प्लीज प्लीज गिव योर टेस्ट। 2 टेस्ट तो मिनिमम देना ही है। व्हेन आई एम सेइंग पास्ट पेपर और मॉक टेस्ट, पास्ट पेपर में आपको टेस्ट देने नहीं बोल रही मैं, पास्ट पेपर में आपको चैप्टर वाइज देखने बोल रही हूँ। लेकिन जो टेस्ट है, एटलीस्ट 2 टेस्ट एग्जाम कंडीशन में बैठ के आपको देना ही है, एंड यू हैव दैट टाइम। नेक्स्ट विल गो ऑन प्रैक्टिकल पेपर्स। अगेन सॉल्व सम्स फ्रॉम मॉड्यूल पीएम आरटीपीस। प्लीज प्लीज सॉल्व सम्स फ्रॉम मॉड्यूल। आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। अगेन नोट डाउन इंपॉर्टेंट एएस फॉर्मूलाज, रिपीट डेली। चार्ट बन जाने चाहिए घर में, दीवारों पे लग जाने चाहिए, बुक्स में लिख दो, कहीं पे भी लिख दो जहां पे आप उसको रोज रेफर कर सको। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऑब्वियस सी बात है, इस एएस या इंडियस में क्या लिखा है आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है, सिर्फ एक टाइप का सम कर पाओगे। अगर उसके रिलेटेड हर टाइप का सम करना है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, और उसके लिए अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बोथ मई एंड नवंबर। अभी से अगर कहीं नहीं अटक रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको छोड़ नहीं देना है, उसको क्लियर करके लो।
ये सिर्फ एग्जाम में नहीं, आप सीए बन जाओगे उसके बाद भी काम आएगा। सीए बनने के बाद आप बोलो, ये नहीं बोल सकते हो अरे यार ये तो मैंने बाय हार्ट किया था, अरे ये सेक्शन में क्या था मैंने तो एकदम पता नहीं, याद नहीं आ रहा, तो काम नहीं देंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन टेस्ट सीरीज बाय ट्रस्ट, इसकी डिटेल्स मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगी, क्या होता है कैसे है। सी कहाँ पे आप कैसे टेस्ट दे सकते हो, एंड प्लीज गेट इनटू दैट मोड, गेट वेरी वेरी सीरियस। एक साल अगर कुछ पार्टीज में नहीं जाओगे, लोगों से नहीं मिलोगे, इंस्टाग्राम ये सब यूज नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट में। लेकिन ये सब यूज किया और फेल हो गया ना, तो बहुत 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 बुरा लगेगा। सो स्टार्ट करो, आज बैठो, टाइम टेबल बनाओ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। आपको पता रहता है कि आपके पास कब टाइम है, आपको समझ आ कैसे शाम को 3 घंटे मिल रहे हैं, सैटरडे संडे को 12 घंटे मिल रहे हैं, उसके हिसाब से अपना स्केड्यूल प्लान करो। और जिनकी आर्टिकलशिप एंड होने वाली है या एंड होने आई है, प्लीज आपने 2-2.5 ईयर सीख लिया है बहुत काम। आर्टिकलशिप के में जान लगाने के लिए अपने पढ़ाई को इफेक्ट मत करो, थोड़ा कम काम करोगे आर्टिकलशिप में। अब तो सीनियर्स हो गए रहोगे, आर्टिकल्स आगे रहेंगे, बच्चों से काम करवाओ। आप अपना ज्यादा टाइम ऑफिस के काम में परेशान होने में मत लगाना। मेक श्योर कि आप ज्यादा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। कुछ नहीं, 2 बॉस की गाली खाने मिलेगी, खा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन के आओगे तब कोई कुछ याद नहीं रखेगा। पूरा टाइम ऑफिस का काम है, ये है, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, बच्चों को काम पे लगाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी आर्टिकलशिप की नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम सेइंग कि 2 साल हो गए आर्टिकलशिप में, बहुत कुछ सीख लिया है, तो जो सीख लिया है उसमें टाइम वेस्ट मत करो। बच्चों को दो काम करने के लिए, खुद कुछ नया आ रहा है, कुछ ये हो रहा है, वो सीखो और स्टडीज पे ध्यान दो। एग्जाम के पहले हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट मिनिमम 3 रिविजन्स हो जाने चाहिए। 3 to 4 हो रहे हैं तो वेरी गुड, ज्यादा हो रहे हैं तो वेरी गुड, फिर तो रैंक पक्का आ जाएगा। लेकिन मिनिमम 3 रिविजन्स होना जरूरी है, एंड मिनिमम 2 पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट इन द एग्जाम सिनेरियो। मतलब एग्जाम में जैसे 3 घंटे मिलते हैं, 15 मिनट पहले रीड करने को मिलता है, टाइमर लगाना है, और वो 3 घंटे में आपको हर सब्जेक्ट के मिनिमम 2 पेपर्स देने हैं। उस सिचुएशन में अपने आप को डाल के देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव पेपर्स, क्योंकि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट है, नहीं समझेगा आप, वो जब तक वो सिचुएशन में नहीं आओगे आपको अपनी स्पीड पता नहीं चलेगी कि पेपर कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ इंप्रूव करना है। आप पेपर सॉल्व करोगे, इफ यू विल सेंड इट टू अस, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल देयर टू चेक एंड हेल्प एंड गाइड यू कि यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे तुम बरोबर नहीं कर रहे हो। तो प्लीज टेस्ट सीरीज के लिए अटेंड करो और उसको सॉल्व करके भेजो। नेक्स्ट आती है कि अब ये 3 रिविजन या 4 रिविजन कैसे प्लान आउट करना है। सो फर्स्ट रिविजन शुड बी योर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट रिविजन में 15 दिन दे दो एक सब्जेक्ट को। प्रैक्टिस मैनुअल्स, मॉड्यूल्स, आरटीपी सारे वो फर्स्ट रिविजन में कवर होने चाहिए। सब कुछ, कुछ भी बात जो जो आपको पढ़ना है, आपको लगता है। और अगेन 100 रेफरेंस बुक मत लेना, एंड में कंफ्यूज आप लोग ही हो गए। क्लासेस के नोट्स रखो, मॉड्यूल रखो। एक हाथ जैसे लॉ है तो वहां पे मुनीश भंडारी ले लो या कोई, तो ठीक है। बाकी क्लासेस के नोट्स एंड मॉड्यूल्स आर इनफ, वेरी मच इनफ। तो 15 दिन एक सब्जेक्ट को दो, अच्छे से हर चीज पढ़नी है, हर कॉन्सेप्ट, हर सम, सब कुछ आपका सॉल्व करके लिख के या जो भी है करके हो जाना चाहिए। ये 15 डेज में फॉर योर फर्स्ट रिविजन। बिकॉज फर्स्ट रिविजन अच्छा हुआ ना तो आगे के रिविजन इजी हो जाएंगे। फर्स्ट रिविजन में आपने लीनियंटली लिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, नेक्स्ट रिविजन बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट रिविजन गिव 15 डेज फॉर अ सब्जेक्ट,
और ये जो रिवीजन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्लासेस के बाद तो आपको तुरंत पढ़ना ही है और क्लासेस में जो चल रहा है वो तो करना ही है, फिर आपका रिवीजन स्टार्ट होता है। फर्स्ट रिवीजन 15 डेज ईच सब्जेक्ट, जिसमें मॉड्यूल्स, क्लास नोट, पास्ट आरटीपी सब कवर हो जाने चाहिए। और समरी नोट्स फर्स्ट रिवीजन से ही बनाना शुरू करना है, ऐसे नहीं कि सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन तक वेट करेंगे, पहले एक बार पढ़ तो लेता हूँ, नो। फर्स्ट रिवीजन से ही क्विक रेफरेंसर लो, इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा है। आपके जो समरी नोट्स है उसमें ऐड ऑन करते जाओ, जो आपको डायरेक्टली क्विक रेफरेंसेस में मिल रहा है उसको टिक कर दो, जो नहीं मिल रहा है उसमें ऐड ऑन करो। फर्स्ट रिवीजन से ही समरी नोट्स बन जाने चाहिए। सेकेंड रिवीजन आपको हर सब्जेक्ट के लिए 5 दिन देना है और थर्ड रिवीजन 2 दिन देना है। सो ऐसे प्लान आउट करो कि इस फॉर्म में आपका रिवीजन एटलीस्ट 3 रिवीजन हो जाए। जब मैं बोल रही हूँ 15 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, याद रखना 8 सब्जेक्ट है, 4 महीने जाएंगे, तो टाइम नहीं है अपने पास, अभी से सीरियस हो जाओ। और मिनिमम 15 डेज लगता ही है फर्स्ट रिवीजन के लिए, जब आप सारी चीजें प्रॉपरली कवर करोगे, उसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे या प्रॉपरली लिखोगे, और वो करना ही है। अगेन जैसे मैंने बोला, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओन लैंग्वेज इन इंस्टीट्यूट। खुद की मैम खुद की भाषा में लिख दूं क्या, मैम ये टेक्निकल लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, सर ऐसे लिख दूं क्या, नहीं। क्यों? बच्चे हो क्या, 12th का पेपर लिख रहे हो, बीकॉम का पेपर लिख रहे हो? नहीं, आप प्रोफेशनल फाइनल लेवल का पेपर लिख रहे हो, याद रखना। और सीए फाइनल का पेपर लिखने के बाद आप डायरेक्टली सीए बनने वाले हो। आप क्लाइंट को ऐसे अपनी भाषा में लिख के आंसर्स दोगे तो क्लाइंट्स मिलेंगे नहीं आपको। So make sure you get into the habit of writing in technical language using technical terms. जैसे मॉड्यूल्स में लिखा होता है, हाँ कहीं पे बहुत डिफिकल्टी हो रही है या नहीं हो रहा है तो वहां पे आप उसको इजी करके ओन लैंग्वेज में लिखो, चलेगा। हर जगह आप ओन लैंग्वेज लगाओगे नहीं चलेगा। तो दिस वाज द थिंग, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, थिंग्स टू कीप इन माइंड। ये जो 7 महीने हैं, ये जो 1 साल है, इसमें क्या करना है? पास्ट एग्जाम के आरटीपीस, पास्ट एग्जाम पेपर्स, 3 इयर्स तक के तो करने ही है। एफआर के लिए अगर आप ज्यादा आरटीपीस कर सको तो वेरी गुड। टेस्ट पेपर्स, जैसे मैंने बोला पीएमटी की टेस्ट सीरीज है, वेरी गुड टेस्ट सीरीज, इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। प्लीज मिनिमम 2 पेपर्स दो, आप ज्यादा दे रहे हो तो वेरी गुड, बट मिनिमम 2 फुल पेपर्स दो। ब्लॉक वाइज उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, 3 चैप्टर्स के देने हैं, ये 3 चैप्टर के देने, तो आप वैसे भी दे सकते हो, वैसे दे रहे हो तो वो तो एक अलग है, वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट फुल पेपर्स तो आपको मिनिमम 2 देने ही है। सोशल मीडिया से दूर रहो, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी है, लोग हैं, उन सबको अवॉइड करो। सिर्फ सोशल मीडिया यूज इट फॉर गुड पर्पस। यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखना है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़नी है, दैट इज इट। 1 साल सोशल मीडिया नहीं देखोगे ना, कुछ चेंज नहीं होगा। 1 साल के बाद भी रिया सुशांत चलने वाला है, 1 साल के बाद भी इंस्टाग्राम रहने वाला है। So please reduce the use of social media as much as possible. Control sleep. मैम पूरा दिन आर्टिकलशिप में काम करते हैं, एक सैटरडे मिलता है, एक संडे मिलता है सोने को, उस दिन तो सोने दो। सोओगे तो सोते रह जाओगे, एग्जाम में फिर याद आएगा, अरे यार तब नहीं सोया होता तो क्या होता। कंट्रोल योर स्लीप, 12-12 घंटे, 8-10-10 घंटे सोना बंद कर दो अगर कोई कर रहा है तो। सोने से कुछ नहीं होगा, आधी लाइफ सोने में नहीं निकालनी है अपने को। 7 आवर्स सोने की आदत डालो और एंड में तो 5 आवर्स, जब लास्ट 4 मंथ्स बचेंगे या 3 मंथ्स बचेंगे तब तो 5 to 6 आवर्स ही सोना है। और अभी से सोना कम करोगे तो एंड में सोने के लिए टाइम मिलेगा नहीं, तो एंड में सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे सोने को। तो अभी से सोना कम कर दो, अगर आपने नहीं किया तो अभी से बॉडी को वो रूटीन में ला दो। रिविजन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला मिनिमम 3 रिविजन होने चाहिए। आज पढ़ लिया फिर आराम से एग्जाम के टाइम देखेंगे अपन तो एकदम सब आता है, नहीं चलेगा यार।
मिनिमम 3 रिविजन्स, और थियोरी और स्पेशली उनका तो जैसे मैंने बताया इमीडिएटली रिवाइज करना है, इमीडिएटली 24 आवर्स में रिवाइज करना है, 1 वीक में रिवाइज करना है। ऐसे रिवाइज करोगे तो ही रिटेन होगा, क्योंकि नहीं तो फिर वही होगा, ओन लैंग्वेज में लिखेंगे आंसर अपन, जो चलेगा नहीं इंस्टीट्यूट में। कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन, अगर आप बोल रहे हो कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, दिखाने के लिए 12 घंटे नहीं पढ़ना है। बुक लेके बैठ गए, मम्मी को लग रहा है, पापा को लग रहा है, अरे लड़का कितना पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में सबको लग रहा है अरे कितना पढ़ रही है ये लड़की, दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 घंटे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। पढ़ 12 घंटे रहो, बुक 12 घंटे खुली है, लेकिन दिमाग में सिर्फ 6 घंटे में पढ़ाई हो रही है, बाकी के 6 घंटे दिमाग में ख्याली पुलाव पक रहे, वैसा नहीं चलेगा। मोबाइल सब साइड में रखो, सिर्फ काम के लिए यूज करो। अगर बोल रहे हो 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 12 घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। नींद आ रही है तो सब्जेक्ट चेंज करो, कॉफी पी लो, वॉक कर लो, और जब बोल रहे हो कि 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 12 घंटे विद कंसंट्रेशन पढ़ना है। बहुत लोग बोलते हैं 16 घंटे पढ़ा है, 18 घंटे पढ़ा है, लेकिन उनकी अफेक्टिव स्टडीज देखने जाओ तो 5 घंटे की होगी, 8 घंटे होगी, बीच में 5 मिनट मोबाइल देखा, बीच में 1 घंटा ये किया, बीच में पता नहीं क्या सोच रहे हैं। वैसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए सिर्फ इसी से बन सकते हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो ना तो कुछ नहीं होगा। सीए बनने के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, रोज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पोर्शन इतना वास्ट है, मेमोरी में जाने के लिए, बैठने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। रोज पढ़ो, रोज इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स डालो। ऐसे नहीं कि अरे मैं तो आईपीसीसी में इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया, फाइनल भी हो जाऊंगा, नहीं। बहुत लोग आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होके सीए फाइनल में पता नहीं कितने एग्जाम्स दे देते हैं। तो डोंट डू दैट, बी कंसिस्टेंट। रोज पढ़ाई करो, रोज एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कि आपको पता चल सके कि कहाँ कितना बच रहा है या कहाँ कैसे हो रहा है। ब्लैंक मत रहो, आपको कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए। आज उठ के अरे क्या पढ़ूंगा उसमें टाइम नहीं निकालना है, पहले से ही पता होना चाहिए कि आज के दिन ये पढ़ाई हो रही है, आज के दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हर घंटे का आपके पास टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि हर घंटा पढ़ाई के लिए कैसे यूटिलाइज करना है। राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, सम सॉल्व करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बच्चे बहुत बार रीड करते हैं और अच्छा आ गया, एग्जाम में वही सम आ जाता है, सॉल्व करने नहीं आता है। एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते ना कि जब मैंने पढ़ा था तब तो मेरे को आ गया था, हाथ से लिखना पड़ता है। जो इम्पोर्टेंट सम्स है, एक टाइप के 10 सम्स है तो 10 के 10 मत सॉल्व करो, लेकिन 2-3 तो करो। एक ही टाइप का सम है तो एटलीस्ट 2-3 करो। और आपको कौन बोल रहा है कि एकदम मस्त फॉर्मेट में करो, वो तो जब पेपर टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, एग्जाम में करो, तब प्रॉपर फॉर्मेट करना। लेकिन अभी के लिए सॉल्व इट प्रॉपरली, कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सॉल्व करो, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि दिमाग को लग रहा है आता है, पर हाथ को भी पता होना चाहिए ना कि आता है कि नहीं, इज इट कोऑर्डिनेटिंग। सॉल्व इट, बिकॉज जब सॉल्व करोगे तब रियलाइज होगा अरे ये तो नहीं आ रहा है। जब स्टेप्स लिखोगे तब पता चलेगा खुद से नहीं हो रहा है। तो मेक श्योर यू सॉल्व इट। नो सोशलाइजिंग या मिनिमम सोशलाइजिंग, रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबको अवॉइड करो। अगर आपके वेल विशर्स रहेंगे तो एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहेंगे, अगर वेल विशर्स नहीं रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो लाइफ में नहीं रहेंगे तो। रिड्यूस योर सोशलाइजिंग, नहीं मिलोगे, नहीं कुछ करोगे, कुछ नहीं होगा। बट अगेन आई एम सेइंग, फेल हो गए ना तो सब यही याद आ गया, यार उस दिन उससे नहीं मिला होता, यार उस दिन उससे 1 घंटा कम बात कर ली होती, ये सब जब फेल हो गए ना तब याद आएगा। तो अपने को वो सिचुएशन में आना ही क्यों है। मेक श्योर कि यू रिड्यूस योर सोशलाइजिंग टू मिनिमम, जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम करो। प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला टाइम टेबल बनाओ, क्या कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर डे का हर आवर का आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा और समझेगा नहीं कब एग्जाम आ गया, कब क्या हो गया। अभी से ही प्रॉपर प्लानिंग करो। वो टू मे वालों को तो करनी ही है, उनके पास तो ऑप्शन नहीं, उनके पास टाइम भी नहीं है उतना।
नवंबर वालों को भी अभी से प्लानिंग करनी है कि कब क्या करना है, कब कैसे करना है, ये छुट्टी को कैसे यूटिलाइज करना है. Last but not the least, healthy eating. Food habits are very important. प्लीज अवॉइड जंक फूड एंड ऑल ये सब, क्योंकि इन सब फूड से आपको भी पता है खाने के बाद खाते वक्त बहुत बढ़िया लगता है और नींद भी बहुत बढ़िया आती है. हमको नींद कम करनी है, हमको नींद बढ़ानी नहीं है, और हमको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है. बिकॉज एंड में आपने बहुत सुना रहेगा कि ये बच्चा पूरा तो पढ़ाई कर रहा था, एंड एग्जाम में आते आते हालत खराब हो गई, उल्टियाँ हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है. अवॉइड दैट. अभी से ही हेल्दी ईटिंग की आदत डालो. जो फूड अच्छा है, जिससे कम नींद आती है, जो हेल्थ के लिए अच्छा है. थोड़े टाइम तक पिज्जा, बर्गर, बिरयानी ये सब नहीं खाओगे, कुछ नहीं होगा. 2-4 किलो ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा. सीए बनने के बाद मस्त पैसा आएगा, जिम लगाना, अच्छी बॉडी बना देना. अभी ध्यान दो कि आप खाना अच्छा खाओ. फ्रूट्स खाओ, फ्रेश वेजीज खाओ, ऐसा खाना खाओ जो आपके पेट पे लाइट रहे. डोंट eat things which will make you feel sleepy or which will affect your health. सोने का, खाने का सब प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ कि इतना ही सोना है, 7 आवर्स ही सोना है या 6 आवर्स ही सोना है. संडे है इसका मतलब ये नहीं पूरा दिन सोने में निकाल दे. नो, टाइम नहीं है अपने पास उतना. ये बनने के बाद मस्त सोना पूरा सैटरडे संडे. So this is all what I have had to tell you about your preparations. तो अभी तक जो लाइटली ले रहे हैं, प्लीज लाइटली मत लो. आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक कोट लिखा है, यू आर ईदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू आर नॉट. देयर इज नथिंग इन बिटवीन. या तो आप सीए हो या सीए नहीं हो, बीच का कुछ नहीं होता. अरे मैंने तो सीए इंटर किया, कोई भाव नहीं मिलता है. भाव, साइनिंग राइट, वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन सिर्फ सीए करता है. सीए इंटर के पास कितनी भी नॉलेज हो, भले ही सीए से ज्यादा नॉलेज हो, साइन तो बेटा सीए ही करता है. मेक श्योर यू अचीव दैट टाइटल. और अभी टाइम है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्लियर हो जाओ. और सबको पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने का बेनिफिट बहुत होता है. इनिशियली जॉब प्रोस्पेक्टिव्स, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो. और टाइम भी है, तो क्यों मेहनत नहीं करनी है. गिव योर 100%. 100% देने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई नहीं, हम देख लेंगे. आना ही है, सवाल तो है ही नहीं कि नहीं आएगा. बट अगर नहीं भी आया तो भी इट इज ओके. बुरा नहीं लगेगा कि अच्छा मेहनत तो पूरी की थी. लेकिन अगर आपने अपना 99% दिया और फेल हो गए, तो फिर किसी और को ब्लेम मत करना. फिर खुद को ब्लेम करना कि भाई मैंने 1% कम दिया, मुझे फेल तो होना ही था. फिर आपको कोई बोलने नहीं आएगा कि ये ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं. आपको खुद से पता होगा भाई मेहनत कम की है इसलिए फेल हुआ और बहुत बुरा लगेगा. तो मेक श्योर यू गिव योर 100%. फिर रिजल्ट जो भी हो दैट इज ओके. बट 99% देके फिर पास होने की एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि कंपटीशन बहुत है. आप अकेले सीए बच्चे नहीं हो, बहुत सारे लोग इंडिया में सीए कर रहे हैं और सीए का एग्जाम दे रहे हैं. इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, इफ यू वांट टू कम इन दो 7-10% रिजल्ट वाला पार्ट, you will have to work hard. You will have to make your answer paper stand out. और ये कैसे होगा, जब आप सेक्शंस भी याद रखोगे, जब आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करोगे, जब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा. इसलिए अभी से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी. इज इट क्लियर एवरीवन? एवरीवन इज? Yes, ma'am. तो नहीं गए हो ना? No, ma'am, no. पक्का? Yes, ma'am. ठीक है. तो अभी तक अगर कोई लाइटली ले रहा था कि अरे बहुत टाइम है, अरे हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि आपको कितना पढ़ना है. एक मॉड्यूल उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कितना पढ़ना है. डोंट टेक इट लाइटली. अगेन आई एम सेइंग, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन के मॉम डैड के चेहरे पे वो खुशी देखोगे ना, यू विल हैव नो, लाइक इट विल बी द बेस्ट थिंग. ये सब मेहनत वर्थ लगेगी. जब पापा को बोलोगे पापा रिटायरमेंट ले लो, मैं कमा के दूंगी या मैं कमा के दूंगा, you don't know, that feeling will be very very good.
तो प्लीज अभी से सीरियस हो जाओ अगर कोई सीरियस नहीं है। जैसे जैसे क्लास में कुछ कंप्लीट हो रहा है उसको रिवाइज करो, प्लस अपना भी टाइम टेबल बनाओ कि 3 रिविजन्स कैसे करने हैं मुझे, ये सब के एक टाइम टेबल आज का दिन इन्वेस्ट करो, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि ऐसे इस दिन मैं ऐसे पढ़ूंगा या इसके दिन मुझे इस दिन तक ये कंप्लीट करना है। And start your preparations from today itself. May attempt, take it very seriously. November attempt, अभी से 2-3 घंटा डेली पढ़ना शुरू करो। एंड में बहुत टाइम कहाँ निकल जाएगा वो कुछ समझेगा भी नहीं। ऑफिस का काम आ गया, ये काम आ गया, ऑफिस का काम 2 साल की आर्टिकलशिप कर ली आपने, नॉलेज है आपके पास। अपने ऑफिस के काम के पीछे अपना दिमाग मत खराब करना। सीए बनना आपकी एम है, आर्टिकलशिप करना आपकी एम, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट सिर्फ आर्टिकलशिप करना आपकी एम नहीं है। तो मेक श्योर आपको पता हो आपको कहाँ कब कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। सेट योर प्रायोरिटीज राइट। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. तो आज से प्रॉपर पढ़ाई शुरू होगी। Yes, ma'am. पक्का एवरीवन? कुछ भी हेल्प चाहिए, कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, किसी का कोई चैप्टर मिस हो गया था, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अगर स्टडीज नहीं हो रही है, यू कैन मैसेज मी, आई विल कॉल यू बैक। कुछ डिस्कस करना है, मैम टाइम टेबल कैसे बनाना है नहीं समझ रहा है, मैम कैसे प्लानिंग करनी है नहीं समझ रहा है, मैम ये चैप्टर्स मिस हो गए थे इसको कैसे पढ़ना है नहीं समझ रहा है, जस्ट मैसेज मी। मैं जब भी फ्री होंगी आई विल कॉल यू बैक एंड विल प्लान इट आउट फॉर यू। ठीक है एवरीवन? एंड टेस्ट सीरीज के डिटेल्स मैं आपको भेज रही हूँ। आई विल आस्क कॉन्टैक्ट विद इमरान सर एंड सेंड यू द टेस्ट सीरीज डिटेल। को देखो और प्लान आउट करो कि आपको कब एग्जाम देना है। मिनिमम 2 एग्जाम्स देने हैं सबको। इज इट क्लियर? Okay, ma'am. ओके, तो आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, अगर नहीं की है तो टाइम टेबल बना लो एंड गिव योर बेस्ट यार। इतना क्लियर कर दिया, फाउंडेशन हो गया, आईपीसीसी हो गया, सिर्फ फाइनल बाकी है। और बहुत लोग फाइनल में ही अटक जाते हैं, मत करो। और क्यों अटकते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो स्मार्ट या इंटेलिजेंट नहीं है। ऑब्वियसली यार आप सीए कर फाउंडेशन करके आओ, आईपीसीसी करके आओ, तो दिमाग तो सबके पास है, बस मेहनत नहीं होती है। मेहनत के वजह से आप अटक जाओ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो करनी है। तो गिव योर बेस्ट, स्टार्ट स्टडिंग, टेक सीए सीरियसली एंड फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में नाम के आगे सीए वर्ड आ जाना चाहिए। ओके एवरीवन? Okay, ma'am. किसी को कुछ बोलना है या कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क मी। अगर अभी कुछ पूछना है, बाद में कुछ पूछना है तो मैसेज कर सकते हैं, वरना विल एंड द सेशन हियर टुडे। Okay. ठीक है, सो यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनीवेयर यू रिक्वायर गाइडेंस, जस्ट मैसेज मी। कभी भी मैसेज कर सकते हो। कुछ डाउट्स है, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, ग्रुप में उसका फोटो डाल दो। अगर किसी और को पता होगा तो वो बता देगा, मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा। डोंट वेट के एग्जाम तक वेट करेंगे, कोई मसीहा मिल गया तो वो कराएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। टेक योर टाइम सीरियसली, ठीक है? सो विल एंड द सेशन हियर टुडे। और किसी को कुछ बोलना है? ओके, थैंक यू मैडम। यस, Thank you, ma'am. बहुत मजा आया आपके आवाज। आई होप ये सब आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करो और फिर साथ में पार्टी करेंगे अपन, ठीक है? जब रिजल्ट आएगा तो साथ में पार्टी करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। आप लोग तो मैडम। अच्छा, सीए बनने के बाद भी मुझसे लोगे पार्टी? जब 10 लाख की फर्स्ट सैलरी होगी तो भी मेरे को देनी पड़ेगी क्या पार्टी? हाँ मैडम सीए बन गया तो कितना बोलेगा ना मैडम, आप नहीं लगेगी, आपका स्टूडेंट सीए बन गया। मुझे तो बहुत खुशी रहेगी। ठीक है, चलो मैं दे दूंगी पार्टी, कोई बात नहीं है, बट बस अच्छे से मेहनत करो और क्लियर होके निकलो, ठीक है? ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। Yes, ma'am. Thank you. वेलकम।